हेलो। कोई है? कोई मेरी आवाज सुन रहा है क्या? कोई एक आया है। गीतांजलि, हाय गीतांजलि। हेलो, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आज। जयंत। हाय जयंत। जयंत, तुम्हारा बहुत इंतजार था। गीतांजलि तो है ही। और राज गुप्ता, नमस्कार राज गुप्ता जी। जी। आ, आ, मैं थोड़े और लोगों का इंतज़ार करूं या शुरू करूं? जैसा कहें, सबका आदेश जैसा हो। क्योंकि मैं बहुत उतावली हूं बात करने के लिए। जयंत, क्या कहते हो? गीतांजलि, आप बताएं, शुरू करें क्या हम अपनी बातचीत या अभी और इंतज़ार करें थोड़ा? नमस्कार लोकेश कुमार गुप्ता जी। मैं बहुत आज एक्साइटेड हूँ बिकॉज ऐसी चर्चा आज मैं पहली बार कर रही हूँ जिसमें कोई एंकर नहीं है सामने। मेरे जो सुनने वाले हैं, आज जो दोस्त हैं, वही मेरे एंकर हैं। सो ओ, आपकी आवाज़ एकदम आ रही है, एकदम प्रखर आ रही है। ओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। पहले बातें ही कीजिए 10 मिनट तक। अच्छा, ठीक है जी, जैसी आपकी आज्ञा वैसी करेंगे। आनंद कुमार जी, नमस्कार। आज बहुत सारे नए लोग भी होंगे। मैं मानती हूँ कि रंगमंच के बहुत सारे लोग होंगे शायद, क्योंकि जनरली हम टीवी और फिल्म के जो इंटरव्यूज़ करते हैं उसमें फैंस अलग तरह से बात करते हैं। हाय की प्रकाश सोनी जी, नमस्कार नमस्कार। आज सबसे पहले तो मैं, गीतांजलि, आपको बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ, क्योंकि ये बहुत मुश्किल था एक्चुअली मेरे लिए। तो जयंत और गीतांजलि ने बहुत सांत्वना दी है मुझे। नरेश जायसवाल जी, नमस्कार। क्योंकि पहली चीज़ तो ये कि मैं हूँ तो थिएटर से ही, लेकिन थिएटर थोड़ा छूट सा गया है फिल्मों में और सीरियल में आने की वजह से। जगदीश पालीवाल, नमस्कार जी। और फिर ये कि लेकिन थिएटर से एक्ट नहीं कर पाई मैं थिएटर में, लेकिन मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा मेरे दोस्तों के साथ, तो मैं दर्शक तो कम से कम बहुत अच्छी बनी रही। हाय शीना, नमस्कार। तो ये भी बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए, क्योंकि जब एंकर होती है वो बहुत हेल्प करती है, तो जब नाम आते हैं सामने तो उनके लिए वो हेल्प करती हूँ, मैं उन्हें थैंक यू बोलती जाती हूँ, तो बात का सिलसिला टूटता नहीं है। बट एनीवे, थोड़ी देर में शायद आदत हो जाएगी। तो सबसे पहले गीतांजलि, आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि मैं बहुत दिनों से, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ और जब से आपने मेरा मंच की स्थापना की और जिस तरह से उसे आपने मूल रूप, उसका मूर्त रूप दिया, मैं बहुत इम्प्रेस थी। बिकॉज बहुत मुश्किल था ये, लेकिन आपने कर दिखाया। और आज पूरा हिंदुस्तान जुड़ा हुआ है मेरा मंच से, मुझे ऐसा लगता है। इस तरह से आप परफॉर्मेंस साउथ से, असम से, सब जगह के, महाराष्ट्र से, सब जगह के जो परफॉर्मर हैं आपके मेरा मंच पर आकर परफॉर्म कर रहे हैं, ये बहुत अद्भुत है। सो जयंत सावतेकर, अहमदाबाद, औरंगाबाद से, नमस्कार जी। कृष्णा कुमार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। आज मुझे झेल लीजिएगा आप लोग मिल करके। क्योंकि शायद कोई ऐसी बात मेरे मुंह से निकल जाए जो आपको पसंद ना आए, या छोटे मुंह बड़ी बात हो जाए, तो आज मैं माफ़ी चाहती हूँ सबसे। क्योंकि जो बातें मैं इंटरव्यूज़ में हमेशा करती हूँ अपनी लाइफ के बारे में, अपने काम के बारे में, वो शायद थोड़ा आसान है, लेकिन आज जब रंगमंच की बात होगी तो मैं कह सकती हूँ कि मेरा जन्म तो रंगमंच पर ही हुआ। एक्चुअली मेरी पहचान यहीं पर हुई, मंच पर ही। क्योंकि अगर मंच ना होता, मैं बताना चाहूँगी कि हाय शुभ वाजपेयी, नमस्कार। जब रंगमंडल की शुरुआत हुई भारत भवन की,
तो अनिल रंजन जी नमस्कार। तब मुझे नहीं पता था कि थिएटर का ABCD क्या है। तो ये तो हमारे गुरु, पिता गुरु कहना चाहिए बाबा कारंत जी, कि उनकी हिम्मत थी कि उन्होंने मुझे ही नहीं बहुत सारे ऐसे लोगों को चुना जिन्हें शायद पहचान की ज़रूरत थी। तो जब वो मुझे लेकर आए थिएटर में, भोपाल रंगमंडल में मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मुझे नहीं पता था। मतलब जयंत भी गवाह हैं, जयंत हमारे साथ थे उस समय रंगमंडल में, और मेरे शायद बहुत सारे मित्र होंगे आज यहाँ पर, उन सब ने देखा है कि मैं बिल्कुल गलत नहीं बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता था थिएटर क्या है। तो कारंत जी ने, अलकनंदन जी ने, नीलम मानसिंह चौधरी जी, और मैं आगे जिक्र करूँगी, और बहुत गुरु आए। ये 3 गुरु थे जिन्होंने शुरुआत किया था, हम लोगों का हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के चलना सिखाया था। तो मेरा जन्म मैं कह सकती हूँ थिएटर में हुआ, क्योंकि मैंने वहीं जाना कि मैं क्या हूँ, मेरी पहचान क्या है, मुझे क्या करना है। और फिर उसके बाद आगे बढ़ते गए। तो वो जो भोपाल रंगमंडल के 4 साल 5 साल थे, जहाँ हमने पूरी दुनिया भर के गुरुओं से सीखा, मतलब उसमें सिर्फ इंटरनेशनली नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे हिंदुस्तान के जो फोक मास्टर्स थे, उन्होंने खुद आकर हम लोगों को ट्रेंड किया, सिखाया। सो मैं कह सकती हूँ कि मेरा जन्म थिएटर में हुआ, लेकिन आगे चल के वो छूट गया मुझसे थोड़ा, मैं कर नहीं पाई, या मेरा मन एक तरह से तैयार नहीं हुआ। क्योंकि जब हम बम्बई आ गए, और बम्बई में फिल्में और सीरियल्स ये सब अपने सरवाइव करने के लिए करना पड़ती थी, तो ऐसा होता था कि यहाँ कमर्शियल थिएटर होता था, गुजराती, मराठी, मराठी, तो ये सब जब चलता था, तो ऐसा होता था कि आप एक्टिंग करने जाओ और फिर आप रिहर्सल करने आओ। तो जिस थिएटर से हम आए थे, जहां हमने इतने गंभीर तरीके से, इतने समर्पित भाव से थिएटर किया था, हमारे गुरुओं ने हमें ऐसे सिखाया था, मेरा मन नहीं मानता था कि मैं ऐसे थिएटर करूं, कि पार्ट टाइम थिएटर करना। तो मैंने एक दिन डिसाइड किया, मैं यहाँ नादिरा बब्बर जी के साथ एकजुट कर रही थी आने के बाद, मैंने एक दिन बाजी को बोला, बाजी करूँगी तो पूरा करूँगी, नहीं तो ये आधा अधूरा नहीं करूँगी। ये मन नहीं मानता, कई बार मन आहत होता है, मुझे ऐसे लगता है हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैं थिएटर इस्तेमाल नहीं करना चाहती। थिएटर मेरा माई बाप हुआ एक तरह के, मुझे पहचान मिली, मुझे जन्म मिला यहाँ पर, मैं आभा परमार ऐसे बनी यहाँ पर, तो मैं इसका इस्तेमाल इस तरह नहीं करना चाहती। मैंने सीखा है, मेरे मन में रहेगा, जब फुर्सत होगी तब वापस करूँगी, लेकिन ऐसे नहीं करूँगी। और इस तरह थिएटर मेरे पास से थोड़ा दूर हो गया, और लेकिन फिर मैं दर्शक बनी रही, आती जाती रही। जब भी मेरा बस चला, मैंने जाके लोगों के साथ अपने आप को खड़ा किया। प्रतिमा जी थैंक यू सो मच, आप आ गए। प्रकृति शर्मा, हेलो प्रकृति। यस यस। सो मैं कहना ये चाह रही, जब गीतांजलि ने थिएटर पे बात करने के लिए कहा कि समाज और कलाएं, तो बड़ा सब्जेक्ट जो है बड़ा अच्छा है, ये बात करनी भी चाहिए। मुझे लगता है कि मेरे जैसे लोगों को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मैं जिस समाज से आती हूँ वहाँ पर मैंने बहुत अच्छा नहीं महसूस किया। जब मैं रंगमंडल में आई थी, बहुत विरोध करना पड़ा था लड़की होने के नाते, और जिस टाइम में मैं आई थी उस टाइम में इन चीज़ों को बहुत रिस्पेक्टफुली नहीं देखा जा रहा था, मुझे बहुत मना किया गया आने के लिए। तो मैं कह सकती हूँ कि समाज में कलाएं जिस तरह से सहयोग करती हैं, उनकी पहचान अब तो फिर भी है, लेकिन जब मैं आई थी तब थोड़ा सा दूरी थी थिएटर के प्रति समाज में। जबकि मुझे बड़ा अजीब लगता था कि हम जब मंच पर खड़े होते हैं तो हम समाज के लिए इतने सारे मैसेज देते हैं, उनको इतनी सारी अपनी कला के द्वारा उनको जो हमारे समाज में बुराइयां हैं या हमें कोई बहुत अच्छा मैसेज देना है तो हम वहाँ से देते हैं। मतलब एक तरीके से हम एक अच्छा काम करते हैं, मतलब अगर सहज भाव में बोलूँ तो पुण्य का काम करते हैं। लेकिन नहीं साहब,
नहीं ये तो आप लोग क्या कर रहे हैं, मतलब मैं आज कहना चाहती हूँ कि मुझे सुनना पड़ा था कि क्या भाणगिरी कर रहे हो। अभी भी शायद लोग पीठ पीछे कहते हैं, मैं मुंह पे बोल रही हूँ। बट मुझे हमेशा था कि नहीं, थिएटर एक इतनी खूबसूरत जगह है जहाँ आपकी पहचान बनती है, जहाँ आप बोलना सीखते हैं, जहाँ सोचना सीखते हैं, आप इंसान के रूप में पैदा होते हैं। कितने लोग हैं सोचते ही नहीं है, डेडली जीते हैं। लेकिन ये वो जगह है जहाँ हमें सोचना, समझना और बोलना आता है, लोगों से कनेक्ट करना आता है, अपनी पहचान जो होनी चाहिए वो हम यहाँ पाते हैं, और उसी को हम सम्मान से नहीं देखते हैं। खैर अब तो बदल गई है भूमिका, काफ़ी हद तक बदल गई है। मैं ये नहीं कह सकती कि हम उस मुकाम पे पहुँच गए हैं, लेकिन फिर भी हमारी यात्रा आगे आ गई है। और एक बात जो मुझे हमेशा लगती थी, जब मैं रंगमंडल में आई तो बाबा ने जब ABCD, मतलब मैं कह सकती हूँ कि अच्छा था कि हम मिट्टी के लोंदे थे, हमारा कोई आकार नहीं था, हमारी कोई पहचान नहीं थी। इसी वजह से शायद जो कुछ हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया वो पूरा का पूरा हमारे अंदर मूर्त रूप में आया। मैं आज भी एक भी बात नहीं भूली हूँ जो बाबा ने या अलग जी ने या नीलम जी ने बताई हो और हमें समझाई हो और मैं उसे भूल गई हूँ। ये नहीं हो सकता, मतलब हमारे खून में वो चीज़ें आ गई हैं। बाबा ने कहा था, जब वो शुरू में हमें क्लास होती थी हमारी स्टोरी सुनाते थे, जयंत याद है आपको, शायद याद हो, गुब्बी कंपनी, सुरभि कंपनी, इन सब रूट लेबल के जो काम थे उसके बारे में बताया जाता था। हमें बताया जाता था कैसे वहाँ के आर्टिस्ट, जो हीरोइन होती थी वो एक्ट करती थी, एक्ट करते करते वो प्रेग्नेंट है, उनको पेन उठा, वो विंग में गई और उन्होंने डिलीवरी की, उतनी देर सूत्रधार जो है वो स्टेज संभालता था और फिर वो सब समेट के सब निपटा के फिर वो आके वापस परफॉर्मेंस करना शुरू कर देती थी। तो जब मैं ये सुन रही थी तब मैं बहुत छोटी थी, तो एक होता ना, एक आपका आइडियल वर्ल्ड बनना शुरू होता है। तो उस ज़माने में मुझे भी ऐसे लगता था कि वाओ, ऐसा कुछ कर पाएँ, ऐसा कुछ हो जाए तो मज़ा आएगा, तो यहाँ होने का मतलब है। किसी हद तक हम लोगों ने ऐसे बहुत सारी अनुभूतियाँ, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए भी हैं बाबा के साथ, अलग जी के साथ। जो लोग अलग जी को जानते हैं उनको पता है कि अलग जी किस किस्म के गुरु थे। वो तो डंडा मार मार के लोगों को, शिष्यों को सिखाते थे। तो मैं बात बाबा की कर रही थी कि वो कहते थे फोक आर्टिस्ट को बहुत बहुत महत्व देते थे, कहते थे कि इनसे सीखिए। हम जब जाते थे टूर करने के लिए रंगमंडल के साथ, तो जब ट्रैवलिंग करते थे तो बहुत जगह स्टेज प्रॉपर नहीं होता था, बहुत जगह लाइट प्रॉपर नहीं होती थी, बहुत इंसिडेंट भी होते थे, रास्ते में पता लगा गाड़ियाँ फंस जाती थी। तो वो बाबा ही थे, वो अलग जी ही थे, वो हमारे गुरु ही थे जिन्होंने हमें सिखाया कि हर हाल में आपको आगे चलना है, करना है, शिकायत नहीं करनी है। और ये काम वो कहते थे कि जो फोक आर्टिस्ट होते हैं गाँव में, जो लोक कलाकार हैं, उनसे सीखिए। आप बड़े बड़े नाम से बहुत कुछ सीखते हो, आज हम इंटरनेशनल बहुत सारे नाम हैं। मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि जब हम मंच पर बैठते हैं तो मेरे अंदर भी है ये चीज़, क्योंकि मैं आज स्वीकार करती हूँ, मैं ग्वालियर से हूँ, बहुत छोटी जगह से हूँ, मेरी पढ़ाई भी हिंदी माध्यम से हुई थी। तो जब मैं रंगमंडल में आई थी मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती थी, और जब वहाँ पर अंग्रेज़ी में लेक्चर होते थे या कुछ कोई आता था वो बोलता था, तो मैं इतनी डरी हुई, इतनी निरीह होती थी कि मुझे लगता था कि मुझसे बड़ा गुनाहगार कोई नहीं, मुझे इंग्लिश क्यों नहीं आती है, मुझे इंग्लिश आनी चाहिए थी। खैर, और दूसरा ये कि कहीं ना कहीं दबा हुआ महसूस करती थी, क्योंकि मैं इंग्लिश नहीं बोल पाती हूँ, मैं वो तमाम नाम नहीं ले पाती हूँ जो लेने से आप बड़े बुद्धिजीवी बन जाते हैं, बड़े ज्ञानी कहलाते हैं। सॉरी, ऐसा मुझे लगा था, मैं डर जाती थी। तो पीछे पीछे बेस्ट है, छुप जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। तब बाबा थे, अलग जी थे, मार मार के उन्होंने आगे ले आए, और सोचने के लिए हिम्मत, उन्होंने वो कॉन्फिडेंस हम लोग के अंदर पैदा किए कि देखो बेटा, ये चीज़ें काम नहीं कर रही। काम क्या कर रहा है? कोई लोक कलाकार वाली बात कि वो बोलते नहीं हैं, वो बहुत बखान नहीं करते हैं, वो परफॉर्म करते हैं, वही उनकी ताकत है, उसी से वो कलाकार कहलाते हैं। तो आपकी कलाकारी आपके हुनर में है, ना कि आप जो इंग्लिश की बात, इंग्लिश से डर रही हो या बड़े बड़े नाम नहीं ले पा रही हो इसलिए डर रही हो। नहीं, हिम्मत करो। और रियली आई एम रियली प्राउड, मतलब मैं प्राउड कर सकती हूँ इस बात में कि मुझे वो मौका मिला, मुझे वो गुरु मिले जिनसे मुझे वो सीखने को मिला, और मेरी हिम्मत मुझ में आई जो मैं आज यहाँ आई हूँ।
अ, इस बीच में कितना गया मैं पढ़ नहीं पाई, आई एम सो सॉरी। सो एनीवे, ये एक बात थी जो मुझे हमेशा लगता था कि मंच पर बोलना है, रंगमंच के लिए कुछ बोलना है, तो जब कभी दोस्त इकट्ठे होते थे, जब कभी पर्सनली बैठते थे, तो मेरे पास बड़ा अंबार होता था डिस्कस करने के लिए, शेयर करने के लिए। लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पाती थी। मुझे एक सॉरी, बहुत सारे बड़े बड़े गुरु हैं हमारे, जिनसे इनके अलावा भी सीखा है, बहुत सारे नाम है। ऑलमोस्ट हिंदुस्तान के सभी ही माने हुए जो गुरु हैं, उन्होंने हमें डायरेक्ट किया। रतन ध्यान जी आए थे वहाँ से, पडिक्कर जी आए थे, फिर फिट्स बेनेविट्स, बैरी जॉन, जॉन मार्टिन, पीटर्स ब्रुक्स, और रुद्र प्रसाद जी वहाँ, श्यामानंद जालान जी कलकत्ते से, बादल सरकार जी। बादल सरकार जी जब आए थे, देखिए बाबा की ट्रेनिंग का ये हिस्सा है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि उस समय मैं प्रेग्नेंट हो गई, और बादल सरकार दादा जब आए तो उन्होंने पहले ही कहा कि जो लोग भाग लेंगे वही हमारी वर्कशॉप का हिस्सा बनेंगे, अदरवाइज नहीं। तो मैं डर के मारे कि अगर मैंने बता दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे हिस्सा नहीं मिलेगा, तो मुझे बताना नहीं। मैं छुप गई और मैंने चुपचाप उनकी वर्कशॉप अटेंड की। अब उनकी वर्कशॉप तो उसमें फिजिकल वर्क एक्सरसाइजेज बहुत होती हैं, बॉडी बिल्डिंग बनाई जाती थी, और जंप करते थे हम ऊपर से, एक दूसरे के ऊपर, जो बिली वाली बात थी। तो ऐसे ही किसी एक दिन मैं ऊपर से जंप की और मैं नीचे गिरी और मुझे तकलीफ हुई। फिर उनको पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, फिर मुझे डांटा गया, और जब उन्होंने कहा कि लास्ट डे था वो ऑलमोस्ट, तो फिर मैंने परफॉर्म किया मर्जी से उनकी, और लेकिन मुझे बहुत डांट पड़ी थी। तो मैं ये कह सकती हूँ कि हम अपनी तारीफ नहीं कर सकते, हम ऐसे इसलिए बने क्योंकि हमारे गुरु ऐसे थे, हम ऐसे शिष्य थे कि हमने उन पर, उनके प्रति समर्पण दिखाया, थिएटर के प्रति यकीन दिखाया। तो शायद इस वजह से आज लेकिन आज ये मिसिंग है, आज ही बहुत मिस करते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो थिएटर की वर्कशॉप करते हैं और हमेशा कहते हैं कि आजकल ऐसे कलाकार नहीं हैं, जो नए बच्चे आते हैं वो शिकायत करते हैं, ये सब नहीं बर्दाश्त करते हैं। तो ये थोड़ी मैं भटक गई, सॉरी, मैं आर्टिस्टों की तरफ चली गई। बात ये हो रही थी मंच वाली। तो बस, तो ये मुझे बहुत अखरता था कि नहीं, अगर आप किसी बड़ी रेपर्टरी से नहीं हैं, आप बहुत बड़े बड़े शब्द नहीं बोलते हैं, आप बहुत ज्ञान नहीं बघार सकते हैं, तो आपका लेवल जो है लो है। कई बार सवाल आया कि अगर ये सच था तो कारंत जी ने हमको फोक आर्टिस्ट, फोक कलाकारों के आदर्श क्यों पेश किए? गलत था क्या वो? अलग जी ने क्यों हमको देसीपन से पाल पोस के बड़ा किया? क्या वो गलत थे? या हमारे ग्रुप में द्वारका प्रसाद, जब बेनेविट्स आए थे, उन्होंने अपनी वहाँ डायरी में लिखा है कि हिंदुस्तान में दो महान कलाकार हैं, एक पंकज कपूर जी और दूसरा द्वारका प्रसाद। तो द्वारका प्रसाद तो कभी बहुत बड़ी बातें कर ही नहीं पाए, वो बड़ा परफॉर्मेंस करते थे और वो बड़े थे। लोगों ने नहीं माना, लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि हम रंगमंडल करके, भात भवन करके, कारंत जी के शिष्य हो के भी हम उस लेवल पे क्यों नहीं आते थिएटर में जहाँ और बड़े लोग आते हैं? क्योंकि हमने डिग्री नहीं ली, हमने बाबा की बात मानी, अपने गुरु की बात मानी, हमने करने को, कर्म को ही हमने अपना धर्म माना, हमने अपने एक्ट को ही सबसे बड़ा पूजा माना। उन्होंने जो सिखाया, हम कहाँ कम पड़ जाते हैं। हमारे जैसे और आर्टिस्ट भी हैं जो बोलना चाहते हैं, उन्हें पहचान मिलनी चाहिए, उन्हें जाना जाना चाहिए, लेकिन नहीं जाना जाता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं बस ये कहती हूँ कि इस बात से मैं खुश हूँ कि जितना हम कर सकते थे ईमानदारी से हम कर रहे हैं। हमारे गुरुजी जानते हैं, ऊपर बैठे हैं, कि हम कितना समर्पित हैं, कितना जुड़े हुए हैं, या हम रंगमंच के लिए कितना अच्छा सोचते हैं। वही अच्छे हैं क्या जो दिन रात कर रहे हैं? पिछले दिनों की बात है, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, मैं कहीं छोटी जगह पर गई और वहाँ कुछ 4-5 ग्रुप काम कर रहे थे, और जब मैं मिली उनसे सबसे अलग अलग, मैं इस बात से जाते ही खुश हो गई कि एक छोटी जगह पर इतने लोग अपनी मर्जी से, अपनी
सुविधा से, अपनी एबिलिटी से कर रहे हैं, रंगमंच कर रहे हैं, थिएटर कर रहे हैं। कारंत जी कहते थे हिंदी थिएटर के लिए कुछ करना है, हिंदी थिएटर को ऊपर पहुंचाना है, क्योंकि हिंदी की वो वैल्यू नहीं करते लोग बाग जितनी मराठी की, बंगाली की, गुजराती की है। उनके पास जो है वो उतने लेवल पे हम नहीं माने जाते। तो मुझे लगा ये लोग कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। बट दूसरे दिन ही मेरा वहम टूट गया, क्योंकि हर आदमी अपने ग्रुप, अपने काम की तारीफ कर रहा था, दूसरे की खिंचाई कर रहा था। तो मुझे लगा ये बहुत भयानक चीज़ है ये, क्योंकि जब हम थिएटर करने की बात करते हैं, समाज के लिए थिएटर करने की बात करते हैं, तो समाज बहुत बड़ा है, थिएटर को उतना बड़ा करना है, ऐसा मैं मानती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम छोटा कर देते हैं। हम एक आभा परमार थिएटर कर रही है, तो आभा परमार का थिएटर ही बेस्ट थिएटर है, वही बस अधिकारी हैं, उनको हक नहीं है करने का, वो कर रहे हैं, वो सबसे खराब कर रहे हैं। ये जो बात है, मुझे लगता है ये केकड़ा पद्धति जैसा है कि एक दूसरा चढ़ रहा है, नीचे वाला उसकी टांग में फंसाएगा और नीचे गिरा देगा। खैर ये एक बात थी जो मैंने इसलिए कही कि मेरे मन में जब मैं रंगमंडल से निकली और उसके बाद जो मैं समझ पा रही थी, जो मैं जितनी मेरी समझ थी, जितनी भी, उतनी समझ के हिसाब से मुझे इन चीज़ों पर सवाल उठते गए और मेरा मन धीरे धीरे खिन्न होता गया। तो मुझे लगा करूँगी तो पूरा करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। तो ये था। बाकी ये आज मंच पर हैं, यहाँ पर गीतांजलि ने हमें मौका दिया है, मंच दिया है अपना। तो मैं अपने वहाँ के दिन, जो रंगमंडल के, जो मेरे मंच के बेस्ट डेज थे, जहाँ से मैं अभिनेत्री बनी, थिएटर अभिनेत्री भी मेरे हिस्से में है उतना पोर्शन, तो वो मैं शेयर करना चाहूँगी। कहाँ से शुरू करूँ? पहला दिन, रंगमंडल का पहला दिन बहुत याद आता है। हम कितने सारे लोग बाबा ने कहाँ कहाँ से चुन के लिए थे, उनमें से कोई भी नामी गिरामी एक्टर नहीं था, सब नए, कुल नए फ्रेश बच्चे थे। मैं नाम लेना चाहूँगी कुछ लोगों के जो मुझे याद आते हैं। मैं थी, शोभा मोदी, सरोज, मीनाक्षी भाभी, जैन देशमुख, आलोक चटर्जी, राजकुमार कामले, अरुण वर्मा, और कौन भूल रही हूँ मैं, प्लीज़ हेल्प करो कोई अगर सामने है तो, कश्यप जी, राजकमल नायक, और दुबे, क्या नाम, दिनेश दुबे, और मौर्या, गोपाल दुबे। अरे बाप रे। बट पहले बैच में कुछ इनमें से नहीं थे। पहले बैच के जो लोग थे, सुरेश भारद्वाज जी भी थे हमारे साथ, अलोपी वर्मा थे, जावेद जैदी भाई थे हमारे साथ। वो जो पहला दिन था वो ऐसा था कि हम सब जैसे बाबा सबको हाँक के ले आए हैं, कुछ ढोर हैं, कुछ गंवार हैं, कुछ इंटेलिजेंट हैं, कुछ टैलेंटेड हैं, कुछ नालायक हैं, सब इकट्ठे थे। वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई, जिसमें डांट थी, फटकार थी, हमें अलग अलग तरीक़ों से सिखाया जाना था। और हमारे जैसे लोग थे जिनको ABCD भी नहीं पता थी थिएटर की। मैं पूरी भौचक्क देख रही थी कि बाप रे, मैं कहाँ आ गई हूँ, ये क्या जगह है, और जहाँ इतने बड़े बड़े लोग हैं और जो उन लोगों को मैं जानती नहीं हूँ, हमें कहा जा रहा है, ये हमें क्या सिखा रहे हैं, ये हमें क्या पढ़ा रहे हैं, ये सब मैं भौचक्क होके देख रही थी। और उसके बाद हमारा ग्रुप स्टार्ट हुआ। हमारी सुबह से क्लासेस शुरू होती थी 7 बजे से, और रात को हम 1 बजे, 12:30, 1 बजे परफॉर्मेंस ख़त्म करके घर जाया करते थे। पहले भादवन बना नहीं था, तो खाली बहिरंग था और मेकअप रूम तक नहीं थे। तो जयंत हमारे लिए 4 पिलर पे दरिया होती ना मोटी वाली, वो 4 दरिया टांग देता था, और उसके अंदर एक लड़कियों का, एक लड़कों का मेकअप खुद करना होता था। हमें अपना सेट खुद बनाना होता था, लाइट खुद करनी होती थी, कॉस्ट्यूम खुद करनी होती थी, और परफॉर्मेंस तो करना ही था। और तो और दर्शक दीर्घा में जो हमें गद्दियाँ लगानी होती, वो भी हम लोग खुद लगाते थे सफाई के बाद। और उसके पहले जो मैं शुरू में बात कर रही थी लोक कलाकार वाली, कि हमारे यहाँ एक मंच क्रिएट किया गया था, पूर्व रंग, जिसमें हम जो फोक कलाएं सीखते थे पूरे हिंदुस्तान भर की, वो हम आधा घंटा परफॉर्म करते थे। दर्शक हमें भादवन को ऐसे ही नहीं मिल गए थे शुरू में।
वो हमने उन्हें इनवाइट किया, हमने उन्हें प्यार से बुलाया है, हम उनके लिए इतनी मेहनत करते थे। जब रंगमंडल के बारे में, भात भवन के बारे में हम बता रहे थे लोगों को, तो ग्रुप्स बना के भोपाल में अलग अलग जाते थे, लोगों को जाके बताते थे। लोग हैरान होकर देखते थे कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फिर वहाँ से हम आते थे, फिर रिहर्सल के बाद जो पूर्व रंग है उसको परफॉर्म करते थे। उसमें छत्तीसगढ़ का नाचा, चाहे मालवा का माच, चाहे बुंदेलखंड का राई बरेदी, ये सब। और तो और रतन ध्याम ने जो हमको बॉडी मार्शल आर्ट सिखाया था, वो अलग अलग शोज थे, मेकअप के शोज थे, अलग अलग बॉडी लाइन के पूरे बॉडी बिल्डिंग्स के शो थे। वो सब रविंद्र भवन से लेकर के भोपाल भात भवन तक एक उत्सव सा फैला पड़ा था पहला साल जब हम शुरू हुए। और हम तो ऐसे थे जैसे हम शादी में आए। ओ मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, ये बड़ा अच्छा है, सीखो सीखो सीखो, ये बड़ा अच्छा है। ये मेरा एक्सपीरियंस था, क्योंकि और कुछ तो पता नहीं है, बस जो कर रहे हैं वो अच्छा लग रहा है। ये ऐसा लग रहा है, मन ये कह रहा है कि यही करना था, यही सीखना था। आभा, तुम जो कहना चाहती हो यही वो बातें हैं, यही वो तरीका है कहने का, कहो, बोलो। और इसलिए मैं आगे आई। इसलिए जब भी मुझे कहा गया ये करो, मैं एक सेकंड नहीं सोचती थी। पूर्व रंग करते थे फोक आर्टिस्ट की तरह, फिर वहाँ से भागते थे मेन शो के लिए। वहाँ हम तैयार होते थे, रेडी होते थे, फिर बड़ा शो होता था हमारा घासीराम कोतवाल। सबसे पहला नाटक हमारा चतुर्भाणी था, जो हमने उज्जैन में किया था जाकर के। वो तो कमाल का था, मतलब 4 भाण हम लोगों ने किए वहाँ पर। और हमने तैयारी भी वहीं कुछ आधी भोपाल में, आधी उज्जैन जाकर की। तो वो टाइम था संस्कृत के प्ले को मतलब मैं तो प्ले भी नहीं जानती थी, संस्कृत का प्ले जानना। और जिस तरह से वो प्ले हुआ, बस वो पहला प्ले था। उसके बाद हम आगे एक से एक प्ले करते गए। ये भी एक वक्त आया जब लोगों ने कहा कि ये लोग आर्टिस्ट हैं या भूत हैं, ये करते क्या हैं। हम एक दिन में 4-4 परफॉर्मेंस करते थे, हम जाते थे, टूर करते थे, ट्रैवल करते थे, खुद ही बस पर सारा सामान पैक करते थे, फिर जहाँ पहुँचते थे वो सामान उतार के सेट लगाते थे, फिर परफॉर्म करते थे, लाइट वगैरह सब लगा के, कॉस्ट्यूम करके, फिर सब पैक करके पूरा पैक करते थे बस के ऊपर। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग फिर निकल पड़ते थे। तो वो जो एक बंजारों जैसा जो एक कहना चाहिए, लेकिन जिसमें इतना सुख था, इतना मज़ा था। अब मुझे लगता नहीं ऐसा कोई और थिएटर ग्रुप काम कर रहा होगा जैसे हम लोगों ने किया, हम लोगों ने जो अनुभव लिया। क्या क्या डायरेक्टर्स आए, बाप रे, क्या क्या। मतलब एक तरफ हमको ये पांडे जी राई सिखाते थे, और दूसरी तरफ बैरी जॉन साहब 2 कश्तियों का सवार, वो चल रहा है। तो जयंत को शायद याद होगा, मैं एक किस्सा शेयर करना चाहती हूँ। एक ही समय में हम 3 प्ले कर रहे थे। आर्टिस्ट तो थे 25 ही, उसमें ही टेक्नीशियन, उसमें ही कलाकार, सब लोग थे। जीतू, हाय जीतू, तुम भी आ गए, थैंक यू सो मच जीतू। तुम्हें बहुत मजा आ रहा होगा ना सब बातें याद। तुम्हारा भी किस्सा सुनाऊंगी अभी मैं। तो हुआ ये कि जज एक प्ले था जो डेनिस प्ले था, उसको ट्रांसलेट करके अलग नंदन जी डायरेक्ट कर रहे थे, तो वो मैं कर रही थी। फिर दूसरा एक प्ले था जो कारण जी कर रहे थे, विशाख। तो कहाँ विशाख, कहाँ जज। और जज विशाख में मेरा हीरो था जयंत देशमुख। अच्छा, जयंत की हमेशा से इमेज ये रही कि ही इज़ अ परफेक्ट टेक्निकल मास्टर। हमारा कुछ भी टेक्निकल काम है, जो कौन मास्टर है वो जयंत है। एक्टिंग में तो अब वो था कि उसकी चॉइस शायद नहीं होती थी, लेकिन हमेशा हमारे तो कंपल्सरी, हम रेपेटरी है तो सबको करना पड़ेगा। तो जयंत को एक रोल जरूर मिलता था, और उस शो में जयंत को हीरो का रोल मिला था, वो मेरा हीरो था। और पता लगा सारा दिन बंदा इधर सेट लगा रहा है, इधर कॉस्ट्यूम, इधर लाइट, भाग भाग भाग, हम लोग वही जो भूत कहलाते थे। और उसके बाद रात को हमारा बहिरंग में, तालाब के किनारे, भोपाल के तालाब के किनारे हमारा विशाख का शो। और जैन की, मैं और जैन दोनों, मेरी भी हालत ख़राब, क्योंकि वहाँ के डायलॉग्स और यहाँ के डायलॉग्स। वहाँ एक लाइन थी मेरी कि पापा को फ़ोन कर दिया है, पापा को फ़ोन कर दिया, राइट। और यहाँ था पिताजी को सूचित कर दिया है। अब हुआ क्या, जो इतना प्रेशर जो था, वो कहते ना लाइव शो का मज़ा कि आप कैसे संभालते हैं। तो मैंने बोल दिया, मेरे मुंह से निकल गया कि पापा को फ़ोन कर दिया है। तो अब जयंत घबरा गया, क्योंकि हमको जयंत को संभालना है, ना कि जयंत हमें संभालेगा डायलॉग में।
बट उस दिन जयंत ने कमाल किया है। जयंत बोला, क्या कह रही हो प्रिय, पिताजी को सूचित कर दिया है। तो 1 सेकंड लगा, मुझे लगा मैं लंबी सांस ली, ओ शिट मैंने गलत डायलॉग बोल दिया। हाँ हाँ हाँ, पिताजी को सूचित कर दिया है। तो ऐसे जो हमारे अनुभव होते हैं ये सिर्फ थिएटर में होते हैं। और रंगमंडल में तो हम सब आर्टिस्ट आज भी बैठ जाए ना, उस जमाने में इतना था, इतना था, इतना सीखा है हम लोगों ने। जीतू का भी एक किस्सा था। हम कहीं जबलपुर में शो कर रहे थे, जीतू याद है, हाय बदन का शो था। हम लोग म्यूजिक पीट में पीछे बैठते थे और जीतू जो है वो एंट्री एग्जिट, बहुत सारे आर्टिस्टों को बहुत सारे रोल चेंज करके जल्दी जल्दी करने होते थे। तो एक एंट्री पे जीतू को धोती, कांच वाली धोती पहननी होती थी, तो जल्दी जल्दी जाना है। अब यहाँ भोपाल में जब करते थे तो यहाँ प्रॉपर मेकअप रूम है, प्रॉपर जगह है, तो हम वो कर पाते थे। जबलपुर गए तो बहुत सारी इम्प्रोवाइजेशन होती थी, मेकअप रूम भी इम्प्रोवाइज होते थे। स्कूलों में कई बार चद्दर बद्दर डाल के हम लोग तैयार होते थे। तो ऐसी कोई जगह रही होगी शायद। वो बेचारा भाग के गया, एंट्री करनी थी, कोई लड़की हेल्प करती थी, उस दिन उसको लड़की हेल्प करने के लिए नहीं मिली, उसने धोती को लांग लगाई और आ गया। हम लोग की तरफ बैक था और एक्चुअली उसकी धोती का पिछला हिस्सा नीचे जाना चाहिए, जो नहीं गया, वो पीछे ऊपर कांच के साथ रह गया। अब हम सब टेंशन, देखिए थिएटर में ही होता है कि अगर एक आर्टिस्ट के साथ कुछ हो रहा है तो सबका टेंशन हो जाता है। एवरीबडी, सबका क्रिएटिव माइंड जिंदा हो गया कि कैसे तो भी जाके आर्टिस्ट को हेल्प करनी है। फिर एक बंदा कोई गया, डांस करते 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 टटिंग करके ऐसे नीचे करके आया। ऐसी चीजें होती। ऐसी मालविका में एक हुआ। मालविका में अमर प्रसाद जी, जो द्वारका प्रसाद जी के साथ नया थिएटर से आए थे, बहुत ही अच्छे कलाकार, बेहतरीन कलाकार, वो भी फोक आर्टिस्ट थे। तो उनको एक रोल दिया गया था कि वो इंटरवल के पहले एक रोल करते थे और इंटरवल के बाद दूसरा रोल करते थे। तो जो इंटरवल के बाद वाला रोल था उनका बड़ा हिट हो गया था। उसमें माँ गेटअप लेते, दाढ़ी बाड़ी मुच्छी वुच्छी सब बना के वो आते थे। सो उस दिन क्या हुआ, भूषण दिल्लौरी जी थे उस समय, वो गुरु जी का रोल करते थे। उनका कुछ प्रॉब्लम हो गया, वो नहीं अवेलेबल थे और अमर भैया को कहा गया कि आप इनका डबल रोल करेंगे। अब बेचारे अमर भैया ने कर तो लिया। अब उन्होंने इंटरवल के पहले गुरुजी की एंट्री कर ली। उसके बाद में उनका सारा टेंशन था कि मुझे अपना गेटअप लेना है, अपनी तैयारी करनी है। तो उनकी एक छोटी एंट्री बाकी थी जहाँ मालविका आती है, डांस करती है। वो रोल मैं करती थी मालविका का। तो कथक की डांसर है वो, और गुरुजी बकायदा उसको पूरा बोलते हैं सब। तो भैया ने, अमर भैया जैसी एग्जिट हुई वो भागे, उनको लगा मेरा काम खत्म हो गया। वो गए मेकअप रूम में और दाढ़ी वाड़ी, वो हैवी गेटअप था उनका, बहुत ही अच्छा रोल करते थे, वो इंजॉय करते थे एक्चुअली, वो हम सब भी इंजॉय करते थे। वो उसकी तैयारी में लग गए, ऑलमोस्ट उनका आधे से ज़्यादा मेकअप हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैं वो पट्टिका लेके खड़े हैं, रंग पट्टिका के पीछे मालविका खड़ी है और अनाउंसमेंट हो रहा है, अरुण वर्मा अनाउंस कर रहे हैं, मालविका जी पधारे, गुरुजी पधारे, गुरुजी पधारे, गुरुजी पधारे। गुरुजी पधार ही नहीं रहे, गुरुजी कहाँ है। अब थोड़ी देर में किसी को सेंस हुआ, कोई भाग के जाके चेक किया, देखा मेकअप रूम में शायद जयंत भी थे उसमें, जाके फटाफट, अरे दादा क्या कर रहे हैं भैया, चलो तुम्हारा एंट्री है, तुम्हारा एंट्री। हाँ हमारा एंट्री है। वो बेचारे वापस उनका मेकअप निकाला, उनको टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी लपेट लपाट के ले आए, उनकी एंट्री हुई। बट मेन चीज़ होती गेटअप से कुछ नहीं, परफॉर्मेंस। जब उन्होंने एंट्री ली, वो जो हबड़ तबड़ था, जो सब घबराए हुए थे, वापस प्ले। उतनी देर जो प्ले को संभाला, जो लोग स्टेज पर मौजूद थे, अरुण वर्मा थे, अरुण वर्मा कुछ इम्प्रोवाइज कर रहा है, इधर राजकुमार कामले कुछ इम्प्रोवाइज कर रहा, इधर राकेश विधवा वो कुछ इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, और चल रहा है। पब्लिक को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। ये होता है लाइव शो में, ये हमारे फिल्मी टेक में नहीं होता है। खराब है तो कट, यहाँ क्या है, कट नहीं होगा, आखिर में ही कट होगा सीधा। सो ऐसे जो एक्सपीरियंस भोपाल रंगमंडल में हुए, मैं कहती हूँ ना, तप के एक्टर बनता है। तो हम इतने तपे हैं, सारे के सारे इतने तपे हैं कि अब कहने में गलत नहीं होगा कि सारे के सारे सोना बन गए हैं। कारंत जी के, अलकनंदन जी के, नीलम मान सिंह चौधरी जी के, और जो हमारे सीनियर्स थे उस समय, हमारी टीम जो पूरी एक, मुझे लगता है मेरी नज़र में, क्योंकि मैंने फिर किया नहीं ना, आप बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किया है, आगे बढ़ गए हैं, उनको और बेहतर से बेहतर मिला होगा। मुझे मेरी लाइफ में उतना ही सबसे बेहतर मिला है। वो मेरा गोल्डन पीरियड है भोपाल रंगमंडल, वहाँ के प्लेज, वही मेरी मेमोरी में है, वही मेरी यादगार है। तो मैं कभी भूल नहीं पाती हूँ। मुझे लगता है
जो सीख लिया ना, अब ये मरने तक रहेगा मेरे साथ। हम कभी इमोशनली बैठते हैं, जयंत, माधुरी संजीव, महेंद्र रघुवंशी, अरुण वर्मा, जो भी अवेलेबल हो जाते हैं, तो हम ऐसे बैठते हैं भूखों के जैसे। अगर उस वक्त की मेमोरी में वो आग नहीं होती, वो प्यार नहीं होता, तो हम लोग शायद कभी नहीं बैठ पाते। ये बैठना सिर्फ हम रंगकर्मियों के बीच ही पॉसिबल है। एनीवे, मैं अपनी मेमोरी में बहुत ऐसे चली गई। मैंने कहा था ना गीतांजलि, मैंने यही बात कही थी कि मेरे लिए रंगमंच जो है ना, बहुत ज्ञान बघारने वाली बात नहीं है। रंगमंच मेरी मेमोरी है, मेरा सबक है, मैंने वहाँ सीखा है, मेरा कलेक्शन है। आई एम सो सॉरी अगर मैंने आप लोगों को बोर किया हो। एनीवे, बट एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ, जो मैं वो बीच में एक बात छेड़ी थी कि अब जब मैं देखती हूँ कि छोटे छोटे ग्रुप काम कर रहे हैं, बड़ी खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है कि कैसे थिएटर करना इज़ नॉट आसान। हिंदी थिएटर के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, तो ऐसे में लोग कर रहे हैं, बड़ा प्राउड होता है। लेकिन जब ये सुनती हूँ कि अजीब सी पॉलिटिक्स, अजीब सी चीज़ें जो अच्छी नहीं लगती हैं, और मुझे लगता नहीं कि वो थिएटर को भी सपोर्ट करती हैं, वो क्यों होती हैं, वो क्यों करते हैं। कई बार दुख होता है कि हमारे सीनियर्स हैं हमारे आसपास, वो क्यों नहीं उन लोगों को इस सब चीज़ों के बारे में राय देते हैं या समझाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते वो लोग। कुछ तो लोग आगे आए, उन्हें समझाएं, बताएं इस बात के बारे में कि थिएटर उतना ही नहीं है, हम कभी बड़े नहीं हो पाएंगे अगर हम आभा, जयंत और सो बने रहेंगे। हमें एक होना पड़ेगा। हम सब मिल के जब करेंगे, अगर जयंत कर रहा है तो मैं प्राउड फील करूं, और अगर आभा कर रही है तो जयंत फील करे, गीतांजलि फील करे। आज गीतांजलि कर रही है, क्यों मुझे प्राउड लग रहा है? क्योंकि इतना बड़ा काम है, मैं नहीं कर रही हूँ ना, गीता कर रही है, तो वो कर रही है तो मुझे हर हाल में उसको सपोर्ट करना है, हर हाल में मुझे उस पर प्राउड होना है, तभी तो बात बनेगी। जयंत को मैं देखती हूँ, आज इतना बड़ा पोस्ट होने के बाद भी, इतना बड़ा आर्ट डायरेक्टर होने के बाद भी, सॉरी मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ, ये सच है, और उसके बाद भी वो बंदा, कोई भी उसको थिएटर के नाम पे बुलाए, वो जाता है, काम करके आता है। तो वो जाए, और अगर वो इतनी शिद्दत से काम कर रहा है, उसको पता लगे कि जिन लोगों के लिए मैं काम करके आया हूँ वो लोग मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, या वो जो मकसद था वो उतना बड़ा मकसद नहीं था, तो कितना दुख होगा। बस इतनी सी मेरी इच्छा है कि बाबा का सपना था कि हम सब मिलके हिंदी थिएटर के लिए काम करें, और वो एक दिन आए। वो दिन कभी तो आएगा, वो सुबह कभी तो आएगी, जब सारे के सारे हिंदी थिएटर के लिए काम करेंगे, बिना किसी एक दूसरे की खिंचाई करके, बिना किसी की बुराई करके। हम सहज भाव से आगे जाएंगे, तभी मज़ा आएगा, तभी बड़ा सा एक उत्सव पूरी हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में हिंदी के लिए बनेगा। होते हैं काम तो बहुत होते हैं, उनके बारे में बहुत लिखा भी जाता है, बहुत बुद्धिजीवी लोग जो हैं बैठ के बातें करते हैं, कई बार बातें पल्ले नहीं पड़ती हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है काम जो होता है, काम दिखना चाहिए, काम नज़र आना चाहिए, उसका उतना ही उत्सव बनना चाहिए। अभी पिछले दिनों एक जयंत ने मुझे परिचय करवाया था, राज करके यहाँ पर एक थिएटर फेस्टिवल किया था, और मैंने बाद में कमेंट किया, जयंत ने खाली इतना बोला कि आके ज्वाइन करो। मैं और माधुरी संजीव, हम शूटिंग छोड़ के हमने वो थिएटर फेस्टिवल अटेंड किया, और हमने अटेंड किया मतलब हमने ये नहीं शो किया कि हमने अटेंड किया, मैं सच्ची बता रही हूँ, इतना मज़ा आया। मैं और माधुरी बच्चे हो गए थे, हम रंगमंडल के दिनों के आर्टिस्ट हो गए थे, हम भाग भाग के एक जगह जाते थे, भाग भाग के दूसरी जगह जाते थे। क्यों? क्योंकि हम अपना आनंद ले रहे थे। हम जब गए थे, हम खुश हो रहे थे कि कहीं कोई एक ऐसी चीज़ हो रही है जिसमें हमें बड़ा आनंद आ रहा है, हमें बहुत खुशी मिल रही है, कुछ करने का मन कर रहा है। और सच्ची बता रहे हैं, उस दौरान हमारे मन में दोनों माधुरी की और मेरे मन में ये इच्छा जागी कि हम एक प्ले कर लेते हैं छोटा सा। हम प्ले करना चाहते हैं, हम ग्रुप नहीं बनाना चाहते, कोई नाटक ग्रुप बनाने का मेरा कोई इच्छा नहीं है। मैं हमेशा अपने दोस्तों से कहती हूँ, लेकिन प्ले करने का मन करता है, इसलिए करता है क्योंकि मेरी सोच उसमें कोई बड़ी
वो नहीं है, पैच नहीं है, सिर्फ सीधा है कि हमारे अंदर जो एक आर्टिस्ट है, हमें जो थिएटर से तैयारी मिली है, हमसे किसी वजह से वो छूट गई है, तो मौका मिले तो वो कर लें, हम कुछ दे दें, हम खुद ले भी लें और दे भी दें। ये जो भाव है कि अरे साहब हमने ये कर दिया, ये हम नहीं चाहते। हमने कुछ नहीं किया, हम ना कर भी नहीं पाएंगे, हम है ही नहीं उस लायक। लेकिन बाबा ने जो विश्वास किया था ना, समर्पण वाला, ईमानदारी वाला, वो है। वो सारे रंग मंडल के आर्टिस्टों में, इनफैक्ट सारे फोक आर्टिस्टों में भी वो देखती हूँ मैं, वो भाव है। उनके अंदर जो समर्पण है, उनके अंदर जो कला के प्रति जो एक पूजनीय भाव है, वो है। वो सिर्फ बिजनेस नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ प्रोफेशनल वर्ल्ड के लिए नहीं कर रहे हैं। हमारा भी वही। मेरे पास अर्निंग के लिए है बहुत सारी चीज़ें। अगर कोई कहे कि ओ लो जी ये क्यों थिएटर करने आ गई, मैं सिर्फ थिएटर करने की बात अगर मेरे मन में आती तो सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि मैं थिएटर से पैदा हुई हूँ, मेरी पहचान वहाँ बनी है, मेरे रूट वहाँ पर हैं। किसी वजह से वो पीछे छूट गए हैं, तो वो जो एक ललक होती है, वो ललक है, उसको पूर्ण करना है, उसकी भरपाई करनी, अनफिनिश्ड बिजनेस है, उसको पूरा करना है। आधे अधूरे, कैसे भूल गई मैं आधे अधूरे, अलकनंदन जी का। जब मुझे आधे अधूरे मिला था तब मैं सिर्फ 20 साल की थी, और उसमें जो मेरे बच्चे बने थे वो मुझसे बड़े थे और सब मैच्योर एक्टर थे। मैं बहुत अधपकी एक्ट्रेस थी उस समय। तो ये अलकनंदन जी की हिम्मत थी कि उन्होंने विश्वास किया, या उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करने की सोची मेरे साथ, तो मैं नहीं कर पा रही थी। मेरा बचपना, मेरा अमेच्योरिश जो मेरे एक्सप्रेशंस थे, वो सब नहीं उनके काम आ रहे थे, और मैं भी परेशान। आप यकीन नहीं करेंगे उन्होंने क्या किया। एक दिन हम लोग रिहर्सल करते थे गांधी भवन में, क्योंकि भारत भवन में उस समय पूरा तैयार नहीं हुआ था सब कुछ, सारे मंच नहीं बने थे, सारे रिहर्सल रूम, तो हमें परफॉर्म करने वहाँ जाना होता था। हमारा ऑफिस लाल भवन में होता था भोपाल में, वहाँ हमारे कॉस्ट्यूम, लाइट्स सब वहाँ स्टोर होता था, और 2 हाथ ठेले थे। तो जब हमारी परफॉर्मेंस होती थी, जो सामान ज़रूरत है वो हम हाथ ठेलों पे रखते थे, और 9 लड़की 9 लड़का, हम धक्का मार के ले जाते थे रंगमंडल तक, और वहाँ परफॉर्म करते थे, और फिर वापस वहाँ जमा करके आते थे। सो आधे अधूरे की रिहर्सल हम लोग गांधी भवन में कर रहे थे, शाम की रिहर्सल थी और अलग जी बहुत बहुत उस दिन निराश थे कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। मुझे याद है उस रात को उन्होंने जो मंच था, हम लोग का एक सीन था जहाँ सावित्री अपने 5 पुरुषों के बारे में वो जो पूरा सोलोलॉगी है, तो वो उन्होंने वहाँ रिहर्सल रखी उसकी, और नहीं, एक बार कैंसिल, फिर से करो, 2 बार फिर से करो, फिर से करो, और उनका गुस्सा बढ़ रहा था और मैं डरती जा रही थी, और अच्छा करने की बजाय मैं और अंदर से कांप रही थी। और जिन लोगों ने अलग जी के साथ काम किया है, मैं रियली बहुत लकी हूँ। मुझे उनकी गालियाँ, उनकी मार, उनके इम्प्रोवाइज्ड जो उनके संबोधन थे, वो मुझे ग्वालन भी कहते थे, क्योंकि मैं ग्वालियर से आई थी, और वो जो मैंने कहा कि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, मैं कई वाली चीज़ों में मुझे याद है मैं शुरू में आगे नहीं बोलती थी, आगे बोलती थी, कोने नहीं बोलती थी, कोने बोलती थी। तो वो हमेशा कहते थे ग्वालन, कोने नहीं, कोने होता है, आगे नहीं होता, आगे होता है। तो ये अलग जी थे जो हक से, प्यार से सिखाते थे, डांट के, उनकी डांट में प्यार होता था, क्योंकि वो जो डांट में सिखाया गया है वो आज तक नहीं भूली हूँ मैं। तो वो सीन बार बार एक पॉइंट ऐसा आया कि उन्होंने लाइट बुझा दी, और मैं ना जोर से रोई हूँ और चिल्लाई हूँ कि मुझसे नहीं हो रहा। उन्होंने कहा बस लाइट ऑन की। दिस इज कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन। ये है कॉम्प्लेक्स, ये है फ्रस्ट्रेशन, ऐसे ये है सावित्री का। मैं 2 मिनट चुप बैठ गई, क्योंकि मैं 20 साल की, मैं 45-50 साल की महिला के बारे में सोचना समझना थोड़ा मुश्किल था उस ज़माने में, नहीं आता था काम करना। तो उन्होंने सिखाया, और वो प्ले इतना हिट हुआ। मुझे याद है मैं परफॉर्म करती थी, मुझे हॉल में से छोटा, हमारा एक छोटा सा थिएटर हॉल बनाया गया था पीछे, जो कॉम्पैक्ट स्टूडियो थिएटर था, आधे दूरे के लिए ख़ास तौर से बनाया गया था। तो ऑडियंस के जो रिएक्शंस होते थे ना, हम फील करते थे, हम इतने करीब होते थे,
ऑलमोस्ट सिनेमा की तरह आधे अधूरे होता था। अलग जी के विजन भी वैसे ही होते थे उस ज़माने में। वो कहते भी थे कि मैं थिएटर में सिनेमा देखता हूँ, क्योंकि आप सिनेमा में टेक्निक के थ्रू आप जाते हो, यहाँ कोई टेक्निक नहीं है, लेकिन मैं सिनेमा की तरह पूरा ब्लॉक कर सकता हूँ। उनकी लाइट, उनका सब ऐसे होता था कंपोजिशन। तो उनकी वो जो तारीफ तो करते नहीं थे लोग। रो रहे हैं, सावित्री का विलाप चल रहा है, लोग इमोशनल हो जाते थे। हम बाहर निकलते थे खुश खुश के, आज शो अच्छा हुआ है। बाहर निकलते ही बोलते थे, ए ज़्यादा खीसे मत निकालो, बहुत ख़राब किया तुमने, सत्यानाश कर दिया, चलो काम पे लगो। तो मैं हमेशा मन में सोचती थी ये मेरी तारीफ कब करेंगे, कौन सा दिन होगा जब इनको मेरा एक्ट अच्छा लगेगा। गैस कांड हुआ था, गैस कांड के बाद एक बुखार आया था जिसमें काफ़ी लोगों को लाल बुखार ऐसा कुछ बोला था, उसमें भी बहुत लोग चले गए थे, वो मुझे भी असर हुआ। और उस समय भोपाल रंगमंडल में एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था कि मॉर्निंग शोज़ का, जो भोपाल जैसे सिटीज़ में, मुंबई में तो बहुत है अमूमन, दिल्ली मुंबई मेट्रोज़ में तो बहुत होते हैं, लेकिन भोपाल में नहीं होते थे, वहाँ वो एक्सपेरिमेंट था। तो सुबह का शो था और मुझे बुखार बहुत हैवी हो गया, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। डॉक्टर ने कहा कि नहीं कर सकते हैं, और अलग जी ने कहा कि अगर तुम नहीं करोगी तो ब्लैक डे हो जाएगा। मैं गई, क्योंकि ये मैं पॉसिबल मेरे लिए बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं गई और बाबा का आलाप शुरू होता था और सावित्री की एंट्री होती थी। तो एक उसमें एंट्री पर ही है कि लड़खड़ाते हुए आती है अंदर। तो एक्चुअली मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। राम प्रसाद मिश्रा जी उसके स्टेज मैनेजर भी थे, तो वो खड़े हो, मेरे पति भी थे उन दिनों, तो खड़े हुए थे मुझे पकड़ के कि जैसे ही एंट्री का टाइम आएगा, वो आलाप का एक पॉइंट आएगा जहाँ पे मुझे अंदर एंट्री करनी है। उन्होंने लिटरली, उनको पता है कि मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, मैं ऐसे ऐसे हो रही थी, उन्होंने मुझे पुश किया। और वही होता है कलाकार, जिस तरह के कलाकार उन्होंने बनाए थे, मैं नहीं थी, उन्होंने बनाए थे। कि मैं जब अंदर गई तो मुझे नहीं पता था। पूरा प्ले ख़त्म हुआ, पूरा प्ले ख़त्म करने के बाद जब मैं बाहर आई तो ऑलमोस्ट मैं बेहोश होने वाली थी, और सबने आके पकड़ा मुझे, और ये उनको लगा कि बहुत बड़ी बात हो गई कि शो कैंसिल नहीं हुआ, परफॉर्मेंस पूरी हो गई, प्ले हो गया आज। और उन्होंने शायद मुझे शाबाशी देने के लिए मेरे दोस्तों ने आके पकड़ा। अलग जी ने बोले, सॉरी मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता है ये शब्द मुझे कहना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए ये शब्द बाबा के अलग जी के संदर्भ में बहुत मायने रखता है। उन्होंने कहा, आपने मेरी सावित्री की हत्या कर दी, आप क्या कर रही हैं, आपने आज 3 किलो हग दिया, आप खुश मत हो जाइए। उस दिन मुझे रोना आया। मैंने कहा कि मैं, सब लोग मुझे कह रहे हैं इतने बुखार में मैं परफॉर्मेंस करके आ गई, और बाबा अलग जी मुझे कह रहे हैं कि मैंने वहाँ हग दिया है, मैंने मर्डर कर दिया है सावित्री का। उस दिन जब मैं रोई हूँ, फिर अलग से अलग जी आए, उन्होंने कहा कि जो ये मैं करता हूँ ना, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं अपनी सावित्री से प्यार करता हूँ। मैं अपनी सावित्री से प्यार करता हूँ, इसलिए मुझे छोटी छोटी चीज़ भी बहुत बड़ा गुनाह लगती है। अगर तुम एक चीज़ भी भूल जाओ, क्योंकि तुमसे जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत बहुत ज़्यादा है, तुम बहुत अच्छा करोगी, अच्छा कर रही हो, और इससे भी बहुत कहीं अच्छा चाहता हूँ मैं। उस दिन मुझे उनकी बात समझ में आई, क्योंकि ये सच था। क्योंकि वो डांटते थे, मेरा गुस्सा बढ़ता था, मैं और अच्छा करने की सोचती थी, और मैं करती चली जाती थी। अलग जी, थैंक यू सो मच अलग दादा, आप जहाँ भी हैं। बाबा, अलग जी, नीलम जी भी मिलती हैं कभी कभी मुझे अचानक से। उन्होंने भी मुझे बहुत सिखाया रंगमंडल में कलाकार बनने के लिए, सहज रूप में रहने के लिए, क्योंकि मैं शुरू में बहुत हड़बड़ाई हुई थी। मेरा माहौल अलग था, रंगमंडल का माहौल अलग था। हमारे मदर के यहाँ पर हम लोग लड़कियाँ खास तौर से बड़े बंधन में रहते थे, इतनी आज़ादी नहीं थी। कैसे तो करके मैं थिएटर में आ गई थी संघर्ष करके, तो वहाँ वो सारी चीज़ें साथ साथ चल रही थी। तो नीलम जी जो थी, एक फैमिली के जैसे, एक परिवार के जैसे मुझे संभाल के चल रही थी। और रियली थैंक यू सो मच नीलम जी, मुझे बड़ी बहन के जैसे, गुरु के जैसे उन्होंने बहुत चीज़ें सिखाई। और बाकी हम लोग तो थे ही सारे, हमारे खट्टे मीठे अनुभव चलते चलते हम लोग, रंगमंडल से निकलना शायद मैं कभी नहीं चाहती थी, मैं निकलती भी नहीं, छोड़ती भी नहीं। भोपाल गैस कांड हुआ, ट्रेजिडी हुई, मुझे कहा गया, मैं असर हुआ, थोड़ा सा बीमार हुई, मुझे कहा गया कि आपको ये शहर बदलना चाहिए आपकी सेहत के लिए।
तो मैं तो बहुत एक्चुअली गुमनामी जैसी स्थिति में थी कि मैं क्या करूं, क्या सोचूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। शायद डेस्टिनी थी मेरी। मुझे वहीं रहते हुए गोविंद निहलानी जी के छोटे भाई हैं दयाल निहलानी जी, उनकी वो एक फिल्म बना रहे थे, गुरु दक्षिणा, शिवपुरी में शूटिंग थी। और एक शिव कुमार शर्मा जी थे, वो एक फिल्म बना रहे थे, एक रीजनल फिल्म माटी बलिदान की। बस मुझे समझ में नहीं आया, मुझे लगा मैं परफॉर्मर हूँ, उनको ज़रूरत थी एक एक्टर की, मैं उन्हें एक्टर मिल गई। और मैंने सोचा भी नहीं था, मैं डबिंग के लिए बम्बई आई और फिर ऐसा हुआ कि मैं बम्बई से वापस ही नहीं जा पाई। तो थिएटर इस तरह से छूटा। और यहाँ आने के बाद भी वो जो एक अट्रैक्शन था, वो जो लगाव था, शुरू में एकदम से तो नहीं छूटता, वो मायके वाली जो फीलिंग होती है। तो नादरा जी ने जब मुझे बुलाया तो गुप्ता जी प्ले कर रहे थे, राजेंद्र गुप्ता जी, चूँकि रंगमंडल में भी वो आए थे और उन्होंने रक्त परिणय करके एक प्ले किया था, और तो वो यहाँ एक प्ले कर रहे थे, ऑड कपल। तो मुझे उन्होंने सजेस्ट किया, मैं चुन ली गई और मैं बाजी के साथ जुड़ गई। तो कुछ साल यहाँ भी थिएटर कर लिया। फिर धीरे धीरे जो मैंने बताया आपको कि अंदर अजीब सी फीलिंग आने लगी कि हम एक्ट करने जाते हैं। कभी पहले तो शुरू में मैं शूटिंग छोड़ देती थी, काम छोड़ देती थी थिएटर के लिए। फिर धीरे धीरे वो मुश्किल आने लगी, क्योंकि यहाँ रहना है, सरवाइव करना है। तो फिर मुझे लगा कि मैंने भोपाल जैसी जगह छोड़ी है थिएटर के लिए। मेरे लिए रंगमंडल गोल्डन स्पॉट था, वो मैंने छोड़ा था। तो मुझे लगा अब ठीक है, जो छूट गया सो छूट गया। लेकिन मैं हूँ, थिएटर वाली हूँ, अंदर से मैं थिएटर वाली ही हूँ। मेरे सिनेमा में, मेरी सीरियल्स में, मेरी एक्टिंग में वो चीज़ें नज़र आती हैं जिनकी मैं तारीफ़ पाती हूँ, जिसके लिए मुझे लोग याद रखते हैं। वो सब इसीलिए है क्योंकि मैं थिएटर से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं थिएटर से आई हूँ। तो वो जो डेडिकेशन दिखता है वो और लोगों में नहीं दिखता, हम लोगों में दिखता है। अरे भैया, मैं अकेले बोलती जा रही हूँ, मेरा मुंह भी दुख गया, पानी पी लेती। तुम लोग कुछ तो बताओ, कुछ तो पूछो, क्या करूँ बात? और मैं कोई है भी कि सब चले गए? बीच में उज्जैन से हरीश पोद्दार जी ने मुझे, ओह माय गॉड, कल मेरा हैप्पी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे बोला। थैंक यू सो मच हरीश पोद्दार जी, ये थिएटर ग्रुप है उनका वहाँ पे। और मनीषा जैन, मनीषा हाय। आज मनीषा एक्चुअली मेरी फ़ैन है, सीरियल वाली है। तो आपको आज की बातें थोड़ी अजीब लग रही होंगी क्योंकि मैं कुछ अलग किस्म की बातें कर रही हूँ। और लोग पता नहीं हैं कि नहीं है। प्लीज़ मेरी हेल्प करो। मैंने कहा था गीतांजलि, क्या बोलूँ? भिखारी ठाकुर जी की पुण्यतिथि। ओ हाँ, मैं भूल गई। मैंने आज भिखारी ठाकुर जी की पुण्यतिथि है, तो मैं अपनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करती हूँ, नमन करती हूँ, क्योंकि ऐसे लोग महान होते हैं। हम बहुत थोड़े टाइम के लिए कनेक्ट हुए हैं। सो भगवान। और कौन है? गीतांजलि, हाँ, प्रतिमा जी, हाँ, कनन जी, कनन जी। मैंने अपनी बेटी को हेल्प करने के लिए बोला, क्योंकि ये मेरी प्रैक्टिस में नहीं है। जब बात करते हैं तो मैं पढ़ना भूल जाती हूँ, तो बेचारी वो मुझे हेल्प कर रही है। थैंक यू सो मच कनन जी, बहुत बहुत थैंक यू। आज तो मतलब मैं क्या बोलूँ आपने मेरा बहुत मान रख लिया। थैंक यू कनन जी। और कौन है? मुझे दिख ही नहीं रहे यहाँ पे कुछ। कमल जैन, अरे हाँ, कमल का तो एक किस्सा बताना पड़ेगा। कमल, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मुझे अपने इंटरव्यू का पहला दिन बताना है प्लीज़, अगर आप सुनना चाहते हैं तो। क्योंकि मैं डेस्टिनी को नहीं मानती थी, लेकिन मैं मानने लगी। ये एक ऐसी घटना हुई। हुआ क्या, मैं एक्चुअली डॉक्टर बनना चाहती थी। मैं अपनी हम माता पिता की 5 बेटियों में सबसे बड़ी थी, और हम ऐसे परिवार, एक बिल्कुल ट्रेडिशनल हिंदू ब्राह्मण परिवार से मैं हूँ। तो हमारे यहाँ तो ये सब पॉसिबल ही नहीं था। तो जब हम पैदा हुए और जब बहुत सारे बचपन से बहुत सारे ऐसे ताने वाने सुन के, तो हमेशा कहा जाता था, तो मेरे मन में ये था कि नहीं, मैं शादी नहीं करूँगी, मैं डॉक्टर बनूँगी, पापा का नाम रोशन करूँगी। तो मैंने कोशिश करके पीएमटी का एग्ज़ाम भी दिया, लेकिन मैं फेल हो गई, क्योंकि मैं पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी।
फिर मैं और निराश हो गई कि अब मैं क्या करूं, अब क्या करूं, अब तो ये लोग पकड़ के मेरी शादी कर देंगे। और वही साल था जब भाग भवन में रंगमंडल की स्थापना हो रही थी, और उसके लिए एक इंटरव्यू पेपर में एक पूरा फॉर्म आया था। तो ऐसे ही वो मैंने कहा ना कि मुझे कुछ नहीं पता, आप होते ना कि एक जुनून में है या एक एक अपने उसमें है, रॉ में है कि क्या करें क्या करें। और मैंने वो फॉर्म पढ़ा। तो स्कूल में कभी गाहे बगाहे एक प्ले किया था एनुअल फंक्शन में, और अंदर कुछ चीज़ें थी शायद जो मैं कह नहीं पाती थी, लिखना चाहती थी लिख नहीं पाती थी, पढ़ना चाहती थी पढ़ नहीं, लिटरेचर बहुत अच्छा लगता था। कौन है निकल गया, शीना बाजपेयी। लवली मैम, रियली आपके एक्सपीरियंस बहुत, अरे वाह, थैंक यू सो मच। सो मैंने वो फॉर्म देखा, वो जो प्ले किए थे, तो एक ही प्ले किया था एनुअल फंक्शन में, पन्ना धाय, और मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था उसमें, तो उतना ही एक कॉन्फिडेंस था। तो ये फॉर्म पढ़ा और उसमें सब कुछ लिखा हुआ था कि कमल मैं तुम्हारे बारे में ही बताने वाली हूँ, जाना नहीं प्लीज़। सो वो फॉर्म भरा मैंने। अब जब वो फॉर्म भरा तो उसमें था ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट होना चाहिए, तो ग्रेजुएशन तो मेरा हुआ ही नहीं था उस समय, मैं सेकेंड ईयर में थी। फिर उसमें लिखा हुआ था 10 नाटकों का अनुभव होना चाहिए, मुझे तो कोई नाटक अनुभव नहीं था। और उसमें लिखा हुआ था एज के बारे में, एक्सपीरियंस के, कुछ भी एक भी पैरा, जो एक भी रिक्वायरमेंट थी मेरी, पूरी नहीं कर सकती थी मैं। आप लोग विश्वास करेंगे, मैंने झूठ बोला। वो जो थिएटर में वो जो एनुअल फंक्शन में एक डायरेक्टर असिस्टेंट आए थे, अजय गुप्ता नाम था उनका, तो मैंने उनको कांटेक्ट किया। मैंने कहा अजय भैया ऐसे ऐसे है, मुझे फॉर्म भरना। और मैं बहुत छोटी 17 साल की थी उस समय, तो मुझे करना। तो उन्होंने बोला बेटा आपने तो कुछ किया नहीं है। नहीं नहीं, मुझे भरना है, मुझे भरना। उनको क्या लगा, आई डोंट नो, वो तो थिएटर वाले थे, मैच्योर थे, सीनियर थे, उन्होंने भी साथ दे दिया। उन्होंने कहा ठीक है एक काम करो, ये 10 नाटकों के नाम ये लिख दो। तो पूरा फॉर्म उन्होंने भरवाया मुझे। एक्चुअली वो क्या भरवा रहे थे मुझे वो भी नहीं पता था, मेरे पास फोटो नहीं था, तो जो आईडी कार्ड में ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ होती है ना, वो फोटो मैंने फॉर्म में लगाई। और शायद उस दिन लास्ट डे थी, और मैं रेलवे स्टेशन ग्वालियर पे गई। उस समय हवाई डाक चला करती थी, वो दूध के प्लेन चलते थे। तो मैं वहाँ गई, एक बूढ़े बाबा खड़े थे, उन्होंने कहा क्या हुआ बेटा, और मैं साड़ी पहनती थी, 2 चोटी बनाती थी ऐसे। तो उन्होंने कहा क्या हुआ बेटा। मैंने कहा दादा ये एक फॉर्म भरना है, भेजना है, इसकी डेट आखिरी डेट है, इसको कैसे भेजें। तो उन्होंने कहा ग्वालियर वाली भाषा में, क्या है कहते लाओ दिखाओ। तो हमने दे दिया, उस पर टिकट भी नहीं था। ये क्या डेस्टिनी थी, वो मुझे जानता नहीं था, मैं उसे जानती नहीं थी, कुछ वजह नहीं थी। और उसने वो कार्ड, वो लिफाफा ले लिया, उस एक वो येलो लिफाफा जो होता था ना पहले अंतरदेशीय आता था, उसमें ठूस ठूस के वो फॉर्म भरा था मैंने। इतना मैसी था वो मैंने दे दिया और मैं चली गई। अगले दिन अनाउंसमेंट हुआ कि थैंक यू प्रतिभा जी, थैंक यू, ये प्यार है आपका। सो अगले दिन अनाउंसमेंट पढ़ा मैंने कि रंगमंडल की जो एडमिशन की जो डेट है वो बढ़ गई है, प्रवेश उसका जो है वो बढ़ गया, जो क्या वो फॉर्म जो लेने की तिथि है वो बढ़ गई है। ये मेरा भाग्य था, वो हुआ। उसके बाद में मैं कभी भी ग्वालियर से भोपाल के साइड में नहीं गई थी। ऑलवेज ग्वालियर से मेरा ननिहाल इटावा, मेरा ददेहाल कानपुर, बस मुझे वही एक रास्ता मालूम था। गर्मी की छुट्टियां होंगी, हम सब लोग उधर चले जाएंगे, 2 महीने वहां रहेंगे, फिर वापस आ जाएंगे, जुलाई में स्कूल खुलेंगे। दिस इज माई, वो उस समय ये मेरी जिंदगी थी। और पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे मामा एक्साइज इंस्पेक्टर थे, वो सुजालपुर में थे, मुझे वहाँ किसी वजह से भेजा गया, मेरी मामी की तबीयत ठीक नहीं थी। तो पहली बार मैं भोपाल की तरफ मूव की, क्योंकि भोपाल से काफ़ी करीब है सुजालपुर। और मैं चली गई, भूल गई मैंने फॉर्म भरा। फिर किसी एक दिन बीच में अचानक मेरी छोटी बहन का एक कार्ड आया, जो वो पहले कार्ड आते थे पोस्ट कार्ड, उसमें उसने लिखा था कि आपका कॉल लेटर आया था, मम्मी ने फाड़ दिया, और उसमें डेट लिखी थी फलानी फलानी तारीख को, और काट दिया था, और उसमें एड्रेस भी लिखा था रविंद्र भवन भोपाल, इतने बजे से इतने बजे तक। वो होता है ना, मुझे डोर नहीं मिल रहा था, मुझे कोई हाथ नहीं मिल रहा था, मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो मैं चुप थी। मुझे लोग कहते थे मैं घुन्नी हूँ, मैं बोल नहीं सकती। शुरू में जब मैं थिएटर में आई थी तो बहुत लोग विश्वास नहीं करते थे, सच भी है, मैं नहीं बोलना जानती थी। अब जितना बोलती हूँ तब मैं कुछ भी नहीं बोल पाती थी। हाय गजनफर मुमताज, हाय। सो कुछ नाम है, सुलभा आर्या जी, अरे थैंक यू सो मच सुलभा जी।
ओ माय गॉड, ये मेरा सौभाग्य है, आप हैं आज चर्चा में हमारे साथ। चर्चा तो क्या कर रही हूँ, मैं तो अकेले बोले जा रही हूँ, सुनाए जा रही हूँ कथा की तरह। सरोज, हाय सरोज, नूतन, ओ माय गॉड, सुमित दुबे, हर हर नर्मदे। ओ माय गॉड, मैं इन सबको देख के ऐसी हो गई हूँ आप सबको सामने पाके। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। सो बस मैं जो बता रही थी किस्सा आगे का, तो बस अचानक से एक दिन वो जो लेटर आया और वो पढ़ा, और मेरे अंदर की जो एक अंदर दबा हुआ था वो सब हा 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 करके बाहर निकल आया, और मैंने रोना शुरू किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मुझे परमिशन नहीं दी जा रही है। मैंने घर में खाना छोड़ दिया, मैं रोए जा रही थी कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे करना है। मेरे बड़े मामा को क्या लगा, वो एक्साइज इंस्पेक्टर थे, जिस तरह की मैं थी उस समय, उनको लगा कि एक किसी भी इंटरव्यू के लिए एक लायकियत चाहिए होती। ये कितनी बेवकूफ़ सी लड़की है, गधी सी, रोती रहती है, कुछ बोलती नहीं है, इसका कुछ नहीं होने वाला। और प्यार बहुत करते थे, तो उन्होंने ये सोच के अपने बेटे के संग मुझे भोपाल भेज दिया कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। उनको बिल्कुल भरोसा नहीं था कि मेरा इंटरव्यू होगा। मैं गई भोपाल में, रविंद्र भवन पहुंची, और मैं दरवाजे पे जब खड़ी थी, मैंने देखा इतना सारा क्राउड, इतने सारे आर्टिस्ट, कहाँ से सीनियर लोग। मैं देख के घबरा गई उन लोगों को। मैंने कहा नहीं, मैं इन लोगों के संग कैसे काम करूँगी। साड़ी पहनी हुई थी वही, और 2 चोटियाँ। नीलम जी की नज़र पड़ी मेरे ऊपर कि छोटी सी लड़की खड़ी दरवाजे के पास, कौन है ये? तो वो आई, कौन, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा मैं आभा चतुर्वेदी। क्यों आई हो? तो मैंने बोला मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। तुम्हारा कॉल लेटर कहाँ है? मम्मी ने फाड़ दिया। उन्होंने नीचे से ऊपर तक मुझे देखा, और तुम्हारी स्क्रिप्ट कहाँ है? मैंने कहा स्क्रिप्ट, मुझे पता ही नहीं स्क्रिप्ट क्या होता है, मेरे बाप को नहीं पता स्क्रिप्ट क्या है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे, जहाँ इंटरव्यू चल रहा था हॉल के अंदर, पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। वहाँ आगे सारे जजेस बैठे हुए थे, उन जजेस में हिंदुस्तान के सारे नामी महान लोग बैठे हुए थे, मैं नहीं जानती थी। वहाँ गए, अलग जी के सामने खड़ा कर दिया और कहा कि आभा, और बताया मेरे बारे में। तो अलग जी ने ऐसे ऐसे बाल करके देखा, ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे तक। उन्हें लगा, मैं डर गई उनको देख के, और उन्होंने देख के बोला कि बैठो, इनको कल कर दो। तो उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट दे दी मुझे। नीलम जी ने वो स्क्रिप्ट ली, किनारे लाई, मुझे समझाया, और तब एक लंबा सा पतला सा लड़का मेरे बगल में आके खड़ा हो गया। उसका नाम था कमल जैन। वो हर चीज़ में इंटरप्ट कर रहा, पूछताछ कर रहा। तो पहले तो मुझे लगा, क्योंकि हम तो उस परिवार से आए थे ना, लड़कों से दूर रहना है, लड़के जो हैं वो आपको छेड़ सकते हैं। तो मुझे लगा ये लड़का क्यों मेरे आसपास खड़ा हो रहा है। बट वो जो बातें कर रहा था वो सारी सहयोग वाली बातें कर रहा था। नीलम जी ने उसको जिम्मेदारी दी कि ये स्क्रिप्ट है, समझा दो, और मुझे कुर्सी थी उस पर बिठा दिया और कहा कि तुम्हारा इंटरव्यू आज नहीं, तुम्हारा कल होगा, तुम आज देखो, वॉच करो। तो कमल ने मुझे कहा कि आप बैठो और जो चल रहा है वो देखो आप खाली बैठ के। मैंने कहा जी। मैं बैठ गई। उसके बगल में देखा तो मेरे जो थिएटर में, जो स्कूल में डायरेक्टर थे कमल वशिष्ठ जी, वो बैठे हुए। अब मैं और डर गई कि जिस इंटरव्यू को देने मेरे मास्टर जी आए, गुरु जी आए, मैं इतनी बदतमीजी कैसे कर सकती हूँ, मैं कैसे उसके लायक हो सकती हूँ। मैं जाती हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी। कमल जी ने काम कर दिया। कमल जी ने कहा अरे जो तुम्हें आता है वो करो आभा तुम। मैंने कहा मुझे गाना नहीं आता। जो तुम्हें हमारे यहाँ फोक गाना गाते हैं लंगुरिया, वो लंगुरिया गा देना। मैंने कहा मुझे नाचना नहीं आता। अरे जो बुलोगा में नाचते वो नाच देना। ओके, मैं करूँगी क्या? जो तुम्हें आता है तुम करना, जो तुमने स्कूल में किया, तुम जो लिखती पढ़ती हो वही करना, जो तुम्हारी समझ में आए वो करना बस। बैठ गई। मैं बैठ के सुबह से शाम बस देखती रही। शाम तक मुझे थोड़ा थोड़ा सा लगा अच्छा लग रहा है, थोड़ा करने का विश्वास आ रहा है, और रात को चले गए। अगले दिन मैं आई, मेरा आते ही 8वां नंबर था। मैं गई, स्टेज पर बुलाई गई। मैंने क्या किया मुझे नहीं पता, क्या किया आज तक सोच भी नहीं पाती हूँ मैं, क्योंकि मुझे होश ही नहीं था मैं क्या कर रही हूँ। जब खत्म हुआ मुझे पता था बाकी किसी को बुलाया नहीं जा रहा था, मुझे बुलाया आगे कारण जी ने। और आई तो आगे रविंद्र भवन ऐसे गोल है, वो गोलाई के कॉर्नर पे आके मैं खड़ी हुई। तो उन्होंने कहा बैठो, तो मैं बैठ गई। उन्होंने कहा आपने झूठ क्यों बोला? ओ माय गॉड, सच तो था, मैंने झूठ बोला था। तो मैंने कोई सफाई पेश नहीं की। मैंने कहा कि अगर मैं झूठ नहीं बोलती तो मैं यहाँ नहीं बुलाई जाती, अगर मैं यहाँ नहीं आती तो मैं नहीं बता पाती कि मुझे क्या करना है। तो उन्होंने कहा तुम्हें यही करना है? मैंने कहा हाँ मुझे यही करना है। तो उन्होंने कहा तुम्हें पता है ये बहुत मुश्किल है, बहुत हार्ड है? मैंने कहा हाँ सब करूँगी मैं। तो वो ऐसे देखते ना, चश्मे से ऐसे देखे थे। ठीक है जाओ तुम्हारा हो गया। ऐसा कुछ धीमे सुनाई पड़ा मुझे, तुम्हारा हो गया। मुझे समझ नहीं आया क्या हो गया। मैं गई,
कमल ने बाहर निकलते ही, उसको स्टोरी सब पता लग गई थी इस बीच में, उसने मेरा एड्रेस लिया कि आप जहाँ हैं आप मुझे अपना एड्रेस दीजिए, क्योंकि जैसे ही इंटरव्यू की लिस्ट आएगी मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। तो मैंने डरते डरते कमल को अपना एड्रेस दे दिया, नीलम जी को बता दिया कि मेरे मम्मी पापा नहीं चाहते हैं लेकिन मुझे करना है। और देखिए यही डेस्टिनी की वाली बात है कि मुझे नहीं पता लगा उसके बाद। फर्स्ट इंटरव्यू की लिस्ट, सेकंड इंटरव्यू हुआ, थर्ड जो चयन था जिसमें सेलेक्ट होते होते लोग कम हो गए थे, उसके बारे में मेरे घर पे जब लेटर गया तो मेरे पापा को ये लगा, मेरे पापा पुलिस महकमे से हैं थे, सॉरी अब तो नहीं है, चले गए वो। तो उनको पंजाबी दोस्त बहुत थे उनके किसी एक अंकल, अरोड़ा अंकल थे, उनके पास गए। उन्होंने कहा यार चतुर्वेदी तेरी लड़की इतना कुछ कर रही है, ऐसा क्या है, तू चला जाना एक बार, अरे कुछ तो होगा जो सेलेक्ट हुई है, तू जा देख यहाँ जाके, अच्छा लगे तो भेजना, नहीं अच्छा लगे तो मना कर देना। मेरे पापा को ये बात जम गई और मेरे पापा मेरी मम्मी को लेके भोपाल आए, मुझे नहीं पता था, और वो भोपाल रंगमंडल गए। और जब वो रंगमंडल गए वहाँ उन्होंने कारंत जी, जे स्वामीनाथन, अलग जी, और उस समय हमारे मैं नाम भूल रही हूँ, मंत्री जी जो थे, ओहो आजकल मैं भूल जाती हूँ, सॉरी, मैं माफ़ी चाहती हूँ, उनके बंगले के अंदर से निकल के भादवन जाना पड़ता था। तो सब देखा तो मेरे पापा इस बात से बहुत इम्प्रेस हुए कि मेरी बेटी ऐसी जगह पे आई है, कुछ तो हो रहा है जहाँ ये लोग सब इन्वॉल्व हैं। उनको थिएटर कुछ समझ नहीं आया। तो मेरी मम्मी को ये कहा उन्होंने कि ठीक है हम परमिशन देते हैं, आप 1 साल अपनी बेटी के साथ यहाँ रहें और वो जो कर रही है उसमें सहयोग करें, देखिए क्या होता है। तो मैं अपनी माँ को हमेशा थैंक बोलती हूँ, क्योंकि ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरी माँ की बहुत बड़ी गृहस्थी थी, बहुत बड़ा परिवार था, वो सब छोड़ के वो 1 साल मेरे साथ भोपाल में रहीं। और सब लोग चिढ़ाते भी थे कि क्योंकि वो बाहर, हमारी अंदर क्लासेस चलती थी और वो बाहर बैठ के स्वेटर बनाती थी, तो पहरेदार नाम दिया गया था उस ज़माने में उनको, क्योंकि उनकी बेटी छोटी थी। तो बस ऐसे ही ये मैं इसको कहती हूँ डेस्टिनी, कि मैं 3 इंटरव्यू भी नहीं दिए, मैं लायक भी नहीं थी, मुझे कुछ आता भी नहीं था। कारंत जी को कैसे विश्वास हुआ, कैसे यकीन हुआ कि नहीं इसको लेना है, कैसे मैं ले ली गई, कैसे मैं आ गई रंगमंडल में और मैं एक कलाकार बना दी गई कलाकार, जो मुझे नहीं पता था। वो कहते ना कि आपके अंदर एक सोई हुई शक्ति है, उसे गुरु लोग जगा देते हैं, तो बस मेरे गुरु ने वो शक्ति जगा दी और मैं कलाकार बन गई। सो थैंक यू कमल, तुम्हारा बहुत बड़ा रोल है। तुम अगर वो सब मैसेज पास नहीं करते तो मुझे पता नहीं लगता। सो मेरे आने में तुम्हारा भी एक अहम रोल है। थैंक यू सो मच। सरोज, तुम गाने के लिए कह रही हो तुम नहीं हो, हम तो कैसे गाते थे, हम लोग कोरस गायक थे ना। बाबा कहते थे हमेशा कि हम लोग कोरस गायक हैं। हालांकि कभी कभी सोलो भी गाया हम लोगों ने हिम्मत करके। दो जोगनी के बीच अकेलो लंगुरिया, हाँ वो लंगुरिया मैंने गाई थी, जो तुम कह रही हो वो ग्वालियर की लंगुरिया थी जो मैंने इंटरव्यू में गाई थी। हे दो दो जोगनी के बीच अकेलो लांगुरिया, दो दो जोगनी के बीच अकेलो लांगुरिया, रे अकेलो लांगुरिया, रे अकेलो लांगुरिया, दो दो जोगनी के बीच अकेलो लांगुरिया। ए बड़ी जोगनियों कहे मुझे झाले ला दे मोल, बड़ी जोगनियों कहे मुझे झाले ला दे मोल, और छोटी जोगनियों कहे मुझे हरवा ला दे मोल, दो दो जोगनी के बीच अकेलो लांगुरिया। ओ माय गॉड, क्या याद दिलाया हाँ जयंत, मैंने आधे अधूरे का किस्सा सुना दिया है। थैंक यू सो मच, तुमने शेयर किया सब लोगों ने। मैंने कहा था, सबसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ मुझे याद दिलाते जाना, तो मैं याद कर रही थी। बिल्कुल सही कहा सुलभा जी ने कि थिएटर का मज़ा कुछ और होता है। रेनू दुबे, थैंक यू रेनू। मेरा मंच यही, हाँ आनंद कुमार जी, नमस्ते नमस्ते सबको, बहुत बहुत थैंक यू। आप सब ने मुझे शेयर किया, मेरा साथ दिया, क्योंकि मेरे लिए ये बात करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि फिल्मी इंटरव्यूज़ मैं कर लेती हूँ, बहुत सारे किए हैं। शिरीष बाजपेयी जी, थैंक यू सो मच।
मैं सबके नाम ले रही हूँ जिन जिन के मैं बीच में नहीं देख पाई थी। तो और मेरा मंच का तो थैंक यू है ही, मेरा मंच है तो मैं आज यहाँ बात कर पाई। हाँ, सच कहा, मेरे भी ये सपने हैं कि मुंबई में हिंदी थिएटर टॉप पे हो। रियली कन्नन भैया, सच्ची में बहुत दिल की बात कही आपने। मौका पड़ जाए ना तो हम उस मौके को ज़रूर पूरा उपयोग करेंगे। प्रशांत चौहान नमस्कार। प्रशांत तो ग्वालियर में काफ़ी थिएटर करते रहते हैं। आई एम रियली हैप्पी आप देख रहे हैं और मेरी बात भी सुन रहे हैं। कभी मौका पड़ा तो ज़रूर कुछ अच्छा काम करेंगे। पंकज भास्कर जी नमस्कार। मुमताज़ खान थैंक यू काफ़ी सारे लोग हैं। मैं जिन लोगों के नाम ना ले पाई हूँ प्लीज़ वो लोग बुरा ना माने, क्योंकि जमुना अय्यर जी, कन्नन भैया आए हैं। आई थिंक मैं कोशिश करके क्योंकि मैं यहाँ देखूँ तो बात नहीं कर पाती हूँ, मुझे थोड़ा चश्मा है तो दिखता नहीं है कई बार। मुझे लगता है आज काफ़ी बातें हो गई हैं और मैं मुकम्मल थिएटर की बातें तो नहीं कर पाई, लेकिन मेरा मंच था और मेरी जो थिएटर से जुड़ी मेमोरी थी मैंने सोचा मैं वही शेयर कर लूँगी और जो समझने वाले हैं वो समझ लेंगे और जिन्होंने मेरे साथ थिएटर शेयर किया है वो सब बहुत एक मौका है जिसको हम सब मिलके एंजॉय करेंगे। तो आई थिंक आप सब ने एंजॉय किया होगा। कल जन्मदिन है मेरा। जिन लोगों ने भी मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनका आशीर्वाद मुझे मिला, उनका प्यार मुझे मिला, ये मेरे लिए बहुत सार्थक है। थैंक यू। और गीतांजलि का तो मैं क्या थैंक यू करूं। मुझे लगता है कि मैं अब आप अगर देख रही हैं तो अब मुझे इजाज़त ले लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबी बात हो गई है और ये टेक्निकल मीडिया है। और जो लोग भी थिएटर के यहाँ पर हैं मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मुझे प्लीज़ अगर मौका कभी आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ आपके काम आ सकती हूँ या मैं आपके साथ खड़ी हो सकती हूँ या आपकी आवाज़ में आवाज़ मिला सकती हूँ, प्लीज़ मुझे याद करें, मुझे बताएं। मुझे बहुत बहुत खुशी होगी, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत बड़ा मान होगा, क्योंकि मुझे जो भी मिलेगा थिएटर का जो मैं मिस करती हूँ वो मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। सो सबसे मैं कहती हूँ कि कभी भी ऐसा लगे प्लीज़ मुझे बताइएगा। और बाकी जो लोग मेरे फैंस लोग अगर आए हैं आज, उनके लिए ओ भाई कहीं भी नहीं छोड़ते हैं, सब जगह प्यार जताने आते हैं मुझसे। रियली यू आर रियली, तुम सबका जो फैंडम है ना वो रियल फैंडम है। लव यू ऑल। अभी गीतांजलि आप है नहीं शायद यहाँ पर, है तो प्लीज़ मुझे रिप्लाई करें। मुझे लगता है मैं अब विदाई लेती हूँ। मुझे तो आज बहुत मज़ा आया। बाकी सब लोग भी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। जब ये गीतांजलि शेयर करेंगी तो मैं सबको रिप्लाई भी दूंगी। जिन लोगों को रिप्लाई नहीं दे पाई उन सबको भी रिप्लाई दूंगी। लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया और ये मेरी पहली कोशिश थी थिएटर पे बात करने की, जो कि बहुत छोटी सी कोशिश थी। इसमें ज्ञान मैंने बघार नहीं पाया, क्योंकि ज्ञान है नहीं मेरे पास। मैं एक सहज इंसान हूँ, एक सरल इंसान हूँ। मुझे लगता है दोस्त उनको क्या ज़रूरत है किसी बनावट की, किसी दिखावट की। हम जैसे घर में बात करते हैं हम वैसे ही बात कर सकते हैं, जैसे हम मिल के बात करते हैं वैसे ही बात कर सकते हैं। क्या बुराई है? वो ज्ञान बघारने के लिए बहुत लोग हैं, वो हमारे बहुत बड़े बड़े गुरु लोग हैं। मैं भी अभी भी मैं उनको सुनती हूँ और उनसे ज्ञान लेती हूँ, बट घुसता नहीं ना यहाँ पर कुछ भी। एनीवे सॉरी, मैं मजाक कर रही हूँ, थोड़ा सा मजाक करने की आदत है। सो मैं सब से इजाज़त लेती हूँ। थैंक यू सो मच गीतांजलि, थैंक यू मेरा मंच के लिए बहुत बधाइयाँ हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे ही ये मेरा मंच हमेशा सजग रहे, सजीव रहे और हर शाम सजता रहे। बाय।